नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पुस्तक का 11वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। आज इस वीडियो में हम इस अध्याय का पहला भाग समझेंगे। दोस्तों, सूर्य से आने वाले प्रकाश को लेकर सबसे पहला कथन सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। उनका कहना था कि सूर्य से आने वाला प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है, जिसे क्वांटा कहा जाता है। इस कथन के अनुसार उन्होंने सूर्य से उत्पन्न होने वाली विकिरणों को कणों के रूप में माना था, किंतु बाद में एक अन्य वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेन्स ने प्रकाश की प्रकृति को लेकर अपने कुछ अलग ही विचार रखे। उनका मानना था कि सूर्य से उत्पन्न विकिरण तरंगों के रूप में होते हैं, जिसे बाद में यंग ने प्रायोगिक रूप से दर्शाया भी, और उनके इस कथन को समर्थन मिला जेम्स मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज से। इसके बाद कई वर्षों तक प्रकाश को तरंग प्रकृति का ही माना जाने लगा, किंतु यह प्रश्न सभी के दिमाग में घूमता रहा कि प्रकाश की वास्तविक प्रकृति आखिर है क्या? क्या न्यूटन का कथन सत्य था या हाइगेन्स का, जिसे बाद में दूर किया मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने पराबैंगनी किरणों द्वारा धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रयोग का अध्ययन कर यह बताया कि प्रकाश की 2 प्रकृति होती हैं, तरंग तथा कणीय। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम प्रकाश की इसी द्वैत प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आज के इस वीडियो के विषय क्या हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत प्रभाव को, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनकी चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्यतः धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकल सकते। यदि इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आते हैं तो इसका पृष्ठ धन आवेश प्राप्त कर लेता है और इलेक्ट्रॉनों को वापस धातु पर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर आयनों के आकर्षण बलों के द्वारा रोककर रखे जाते हैं। सिर्फ वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा इस आकर्षण को अभिभूत कर सके धातु पृष्ठ से बाहर आ पाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं, जिसे साधारणतया फाई नॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। दोस्तों, कार्यफलन धातु के गुणों और इसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा किसी भी एक भौतिक विधि के द्वारा दी जा सकती है, जैसे कि सबसे पहली विधि है तापायनिक उत्सर्जन। उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है, जिससे कि वे धातु से बाहर आ सकें। इसके अतिरिक्त दूसरी विधि कहलाती है क्षेत्र उत्सर्जन। किसी धातु पर लगाया गया एक प्रबल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ के बाहर ला सकता है, जैसा कि किसी स्पार्क प्लग में होता है। और तीसरी विधि कहलाती है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसके अंदर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को हर्ट्ज के परीक्षण द्वारा।
दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा सन 1887 में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के समय की गई थी। स्फुलिंग विसर्जन यानी स्पार्क डिस्चार्ज के द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के अपने प्रायोगिक अन्वेषण में हर्ट्ज ने यह प्रेक्षित किया कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा प्रदीप्त करने पर धातु इलेक्ट्रोडों के पार उच्च वोल्टता स्फुलिंग अधिक हो जाता है। धातु पृष्ठ पर चमकने वाला प्रकाश मुक्त आवेशित कणों, जिन्हें अब हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, को स्वतंत्र करने में सहायता प्रदान करता है। जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो पृष्ठ के समीप इलेक्ट्रॉन आपतित विकिरण से पदार्थ के पृष्ठ में धनात्मक आयनों के आकर्षण को पार करने के लिए ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। आपतित प्रकाश से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर परिवेश में आ जाते हैं। इसके बाद हॉलबर्ग तथा लिनार्ड के कुछ और प्रेक्षण भी सामने आए। विल्हेम हॉलबर्ग तथा फिलिप लिनार्ड ने सन 1886 से 1902 के बीच प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का अन्वेषण किया। दो इलेक्ट्रोडों वाली किसी निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर पराबैंगनी विकिरणों को आपतित करने पर लिनार्ड ने पाया कि परिपथ में धारा प्रवाह होता है। जैसे ही पराबैंगनी विकिरणों को रोका गया, वैसे ही धारा प्रवाह भी रुक गया। इन परीक्षणों से ज्ञात होता है कि जब पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जक पट्टिका C पर आपतित होते हैं, इलेक्ट्रॉन पट्टिका से बाहर आ जाते हैं तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा धनात्मक संग्राहक पट्टिका A की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार से उत्सर्जक के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने के कारण बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह होती है। हॉलबर्ग तथा लिनार्ड ने संग्राहक पट्टिका के विभव, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया। हॉलबर्ग ने 1888 में इस अध्ययन को आगे बढ़ाया और एक ऋणावेशित जिंक पट्टिका को एक विद्युतदर्शी से जोड़ दिया। उसने प्रेक्षित किया कि जब पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया गया तो इसने अपना आवेश खो दिया। इसके अतिरिक्त जब एक अनावेशित जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया गया तो यह धनावेशित हो गई। जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से पुनः किरणित करने पर इस पट्टिका पर धन आवेश और अधिक हो गया। तो दोस्तों, इन सभी प्रेक्षणों से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव से जिंक पट्टिका से ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। इसके बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात यह निश्चित हो गया कि उत्सर्जक पट्टिका से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का कारक आपतित प्रकाश है। ऋणावेश के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा संग्राहक पट्टिका की ओर धकेले जाते हैं। हॉलबर्ग तथा लिनार्ड ने यह भी प्रेक्षित किया कि जब उत्सर्जक पट्टिका पर एक नियत न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। इस नियत न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसका मान उत्सर्जक पट्टिका के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों, विभिन्न प्रेक्षणों में यह पाया गया कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसी कुछ धातुओं में यह प्रभाव केवल कम तरंग दैर्घ्य यानी अधिक आवृत्ति की पराबैंगनी किरणों के कारण हो जाता है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम तथा रुबिडियम जैसी क्षार धातुएं दृश्य प्रकाश के द्वारा भी यह प्रभाव दर्शाती हैं। जब इन प्रकाश संवेदी पदार्थों को प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया और इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के लिए उपयोग में लाई गई व्यवस्था को दर्शाया गया है। इसमें एक निर्वातित कांच या क्वार्ट्ज की नली है जिसमें एक प्रकाश संवेदी पट्टिका C और दूसरी धातु पट्टिका A है। स्रोत से प्रकाश गवाक्ष यानी विंडो W से पार होता है
और प्रकाश संवेदी पट्टिका C पर पड़ता है। पट्टिका C से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो पट्टिका A यानी संग्राहक पट्टिका पर बैटरी द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र द्वारा एकत्र कर लिए जाते हैं। जब संग्राहक पट्टिका A उत्सर्जक पट्टिका C की तुलना में धनात्मक होगी, तब इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण विद्युत परिपथ में एक प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे परिपथ में एक विद्युत धारा स्थापित हो जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को एक वोल्टमीटर के द्वारा और परिणाम स्वरूप परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रकाशिक धारा को माइक्रोएमीटर के द्वारा मापते हैं। हम प्रायोगिक व्यवस्था का उपयोग प्रकाशिक धारा के विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की आवृत्ति, पट्टिकाओं A तथा C के बीच विभवांतर तथा पट्टिका C के पदार्थ की प्रकृति के साथ परिवर्तन के अध्ययन के लिए करते हैं। उत्सर्जक पर पड़ने वाले प्रकाश के मार्ग में उपयुक्त फिल्टर अथवा रंगीन कांच रखकर भिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रकाश स्रोत की उत्सर्जक से दूरी को बदलते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। दोस्तों, संग्राहक A को उत्सर्जक C की तुलना में एक धन विभव पर रखा जाता है, जिससे C से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक A की ओर आकर्षित होते हैं। आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा विभव को स्थिर रखते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जाता है और परिणामी प्रकाश विद्युत धारा को प्रत्येक बार मापा जाता है। यह पाया जाता है कि प्रकाशिक धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ रैखिकतः बढ़ती है, जैसा कि चित्र में ग्राफीय रूप में दर्शाया गया है। प्रकाशिक धारा उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। अतः उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। आइए अब जानते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, हम पहले पट्टिका A को पट्टिका C की तुलना में किसी धन विभव पर रखते हैं और पट्टिका C को निश्चित आवृत्ति न्यू तथा निश्चित तीव्रता I1 के प्रकाश से प्रदीप्त करते हैं। फिर हम पट्टिका A के धन विभव को धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं और प्रत्येक बार परिणामी प्रकाश विद्युत धारा को मापते हैं। यह पाया गया कि प्रकाश विद्युत धारा धन विभव के साथ बढ़ती है। पट्टिका A के एक निश्चित धन विभव के लिए एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिस पर सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पट्टिका A पर संग्रहित हो जाते हैं तथा प्रकाश विद्युत धारा उच्चतम हो जाती है, अर्थात संतृप्त हो जाती है। यदि हम विद्युत पट्टिका A के विभव को और अधिक बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा नहीं बढ़ती। प्रकाश विद्युत धारा के इस उच्चतम मान को संतृप्त धारा कहते हैं। अब हम पट्टिका A पर पट्टिका C की तुलना में एक ऋण विभव लगाते हैं और इसे धीरे धीरे अधिक ऋणात्मक करते जाते हैं। जब पट्टिकाओं की ध्रुवता बदली जाती है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं तथा केवल कुछ अति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही संग्राहक A तक पहुंच पाते हैं। ऐसा होने पर यह पाया गया कि प्रकाशिक धारा तेजी से कम होती जाती है जब तक कि यह पट्टिका A पर ऋण विभव V0 के किसी निश्चित मान पर शून्य नहीं हो जाती। आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए पट्टिका A पर दिया गया निम्नतम ऋण विभव V0, जिस पर प्रकाशिक धारा शून्य हो जाती है, अंतत यानी कट ऑफ अथवा निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। इसके अतिरिक्त धातु से उत्सर्जित सभी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले नहीं होते। प्रकाश विद्युत धारा तब शून्य होती है जब निरोधी विभव अधिकतम ऊर्जा वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने की अवस्था में हो, अर्थात K उच्चतम बराबर होगा E V0 के।
दोस्तों अब हम इस प्रयोग को आपतित विकिरण की एक समान आवृत्ति परंतु उच्च तीव्रता I2 तथा I3 के लिए दोहरा सकते हैं। अब संतृप्त धाराओं के मान बढ़ जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुपात में प्रति सेकंड अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, परंतु निरोधी विभव उतना ही रहता है जितना कि I1 की तीव्रता के आपतित विकिरण के लिए होता है, जैसा कि चित्र में ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आइए अब जानते हैं तीसरा, निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। इसके लिए अब हम आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V0 के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। हम प्रकाश विकिरण की विभिन्न आवृत्तियों पर उपयुक्त प्रकार से एक ही तीव्रता को समायोजित करते हैं। परिणामी परिवर्तन को चित्र में दर्शाया गया है। हमें आपतित विकिरण की भिन्न आवृत्तियों के लिए निरोधी विभव के भिन्न मान परंतु संतृप्त धारा का एक ही मान प्राप्त होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर है। आपतित विकिरण की उच्चतर आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है। इसके अलावा चित्र से यह ज्ञात होता है कि यदि आवृत्तियां ν3 से ν1 के घटते क्रम में हों, तो निरोधी विभवों का क्रम V03 से V01 यानी घटते क्रम में होता है। इसमें यह अंतर्निहित है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। फलस्वरूप इन्हें पूर्ण रूप से रोकने के लिए अधिक निरोधी विभव की आवश्यकता होगी। अब यदि हम भिन्न धातुओं के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति और संबंधित निरोधी विभव के बीच ग्राफ खींचें, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह ग्राफ दर्शाता है कि निरोधी विभव V0 एक दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकतः परिवर्तित होता है। इसके अतिरिक्त एक निश्चित निम्नतम अंतक आवृत्ति ν0 होती है, जिसके लिए निरोधी विभव 0 होता है। दोस्तों इस न्यूनतम अंतक आवृत्ति ν0 को देहली आवृत्ति कहते हैं और यह भिन्न धातुओं के लिए भिन्न होती है। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोगों में यह पाया गया कि यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो जाती है, तो बिना किसी काल पश्चता के प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, तब भी जब आपतित विकिरण बहुत मंद हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।